नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव एक बार फिर पीछे हटने की संभावनाओं के चलते पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए 6 अगस्त को सीएम आवास के बाहर उपवास पर बैठने का ऐलान किया है। हरीश रावत के साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि सरकार इस चुनाव को अब टालने की कवायद में जुटी है। इसके विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत आगामी 6 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपवास पर बैठेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के इशारे पर ही हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पंचायत चुनावों के परिसीमन व आरक्षण में बड़ा खेल खेला गया है। इससे कांग्रेस के कई लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के लोगों को पंचायत चुनाव में जिताने की अपील भी की और कहा कि भाजपा को सबक सिखाने का ये एक मौका है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रतिक्रियाएं। टूल का इस्तेमाल कुछ समूह विशेष के लोगों को और दूसरे लोगों को चुनाव न लड़ने दिया जाए, उसके लिए किया जा रहा है। और हरिद्वार के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की लीडरशिप को, जिसमें सभी वर्ग हैं, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सामान्य वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है, ताकि उनका नेतृत्व, जहाँ भी सक्षम नेतृत्व है इन लोगों का, उन सीटों को बदल दिया जा रहा है किसी न किसी तरीके से, कहीं कुछ आरक्षण कहीं कुछ आरक्षण करके, ताकि वो लोग चुनाव न लड़ पाए। तो ये एक बहुत खतरनाक काम हो रहा है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मैं इसको लाना चाहता था, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं बात करना चाहता था। मुख्यमंत्री जी बहुत विनम्र आदमी हैं, मैं उन तक लाना चाहता था, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो अनंतोगतो मुझे ये निर्णय करना पड़ा कि मैं 6 तारीख को उनके घर पर उपवास करूँगा। के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। उनके लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इन्होंने पूरी पार्टी निपटा दी। वो अपनी पार्टी के लोग पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार के पक्ष में ईडी के खिलाफ धरना करें, धरना ही धरना करेंगे। मुझे लगता है जनता ने तो नकार दिया है पूरी तरह से, पूरी कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी अब ये मान चुके हैं कि जनता में तो हम विश्वास खो ही चुके हैं, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी कांग्रेस पार्टी विश्वास खो चुकी है। तो जो छोटे मोटे नेता बचे हैं, अब कुछ बड़े नेता बचे हैं, ये सबके सब मिलकर अब धरना प्रदर्शन की राजनीति करें, इन्हें करने दीजिए। इनके पास अब कुछ इसके अलावा बचा भी नहीं। तो हरीश रावत ने उपवास का ऐलान किया है और आपको बता दें कि 6 अगस्त की तारीख भी तय कर ली है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ उत्तराखंड स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। आइए एक परिचय आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी से संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद। और साथ ही जुड़ रही है आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी। उमा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। नेगी जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। शुरुआत सर आपसे ही करना चाहूंगी। 6 तारीख और उपवास का ऐलान, आखिर इसके पीछे एजेंडा क्या कुछ रणनीति? देखिए सुनीता जी, हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव ड्यू हैं जी, और ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था है कि समय पर पंचायतों के चुनाव हों। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पंचायतों को जिस प्रकार से कमजोर करना चाहती है, एक और कांग्रेस ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करके पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया और 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है संसद में पास करवाया। परंतु आज की स्थिति ये है कि पंचायतों को जो उनके अधिकार हैं, 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए, उन अधिकारों पर जो है कुठाराघात हो रहा है। तमाम 29 विषयों के जो अधिकार पंचायतों को मिलने चाहिए थे, उन पर जो है कुठाराघात हो रहा है। वो अधिकार पंचायतों को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उत्तराखंड में पिछले दरवाजे से उन अधिकारों को वापस लेने का काम किया है। और अब हरिद्वार में जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से पंचायतों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, मनमाना जो है परिसीमन किया जा रहा है। और आप देखिए, लोकसभा और विधानसभा में 25 साल के बाद जो है परिसीमन होता है, परंतु इन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए
एक मनमाना रवैया अपनाने के लिए हर 5 साल में जो है परिसीमन करेंगे, आरक्षण जो है अपने हिसाब से करेंगे, परिसीमन में जो है तमाम ऐसे क्षेत्रों को घटा बढ़ा देंगे जहां पर जो है इनके समीकरण फिट हो जाए। तो ये इस प्रकार से ये हमारी जो पंचायत राज की भावना थी उसको कमजोर करने की साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था वो उस सिद्धांत पर हम चलते हुए पंचायतों को मजबूत किए बगैर हम जो है भारत को मजबूत नहीं कर सकते। ग्रामीण भारत को मजबूत किए बिना इस देश की मजबूत भारत की परिकल्पना नहीं हो सकती। इसलिए जो राजीव जी के जो विचार थे, महात्मा गांधी के जो विचार थे, राजीव जी ने जो है जिस प्रकार से तरह पंचायतों को अधिकार देने का काम किया, उसके लिए हम जो है संघर्ष करते रहेंगे। पंचायतों की अनदेखी नहीं होने देंगे और पंचायतों में मनमाना आरक्षण और मनमाना परिसीमन जो है नहीं होने देंगे। इसकी हम जो है खिलाफत करेंगे। संजीव वर्मा जी, तमाम बातें आप सुन रहे हैं, मनमाना परिसीमन, मनमाना आरक्षण और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से लगातार जो रणनीति इख्तियार की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सुनीता जी, मैं अभी नेगी जी का भाषण सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाषण प्रतियोगिता हो रही हो और वो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। और जिस तरह से इन्होंने अभी चुनाव को पीछे हटाने की बात कही, ना तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को पीछे हटाने की कोई मंशा है और ना हम लोग हटाने जा रहे हैं। हम चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और चुनाव जो भी नियत समय है, नियत समय पर चुनाव होगा। और जिस तरह से बात रही हरीश रावत जी की, तो वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहते हैं। जब भी वो चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर भी वो वार्ता करते रहते हैं। और यदि उनको किसी प्रकार का कोई विषय उनके पास है और मैं सोचता हूँ तो वो फोन पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो धरना देने की एक बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इनके पास कोई सामान बचा नहीं है बेचने के लिए और अब गाहे बगाहे अपने को एक जीवित रखने के लिए और इस प्रकार के जो धरना प्रदर्शन और उपवास की ये लोग बातें करते हैं, मैं सोचता हूँ जनता को भ्रमित करने, बरगलाने और झूठ बोलने का ये लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी मेरे भाई नेगी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अहिंसा की बातें कर रहे थे, महात्मा गांधी जी की बातें कर रहे थे। तो अहिंसा का रूप कांग्रेस पार्टी का अभी विगत सप्ताह जब इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जिनसे श्रीमती सोनिया गांधी जी जिनसे ईडी जब पूछताछ कर रही थी, तो उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि सड़कों पर उतरकर जितना उत्पाद मचा सकते हो मचाओ। वो तोड़ फोड़ करने का, आगजनी करने का तमाम कार्य इन लोगों ने किया। संजीव जी, विपक्ष अगर धरना प्रदर्शन करता है अपनी बात को रखने का, अगर ये जरिया आप भी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नहीं अपनाया धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनावों को टालने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, इस पर क्या सफाई देना चाहेंगे आप? सुनीता जी, मैं आ रहा हूँ ना, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। सुनीता जी, मैंने पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी का कोई मंशा नहीं है चुनाव को हटाने, पीछे हटाने की। और कांग्रेस क्योंकि चुनाव से डर रही है, सहमी हुई है। और अभी विगत दिनों हरीश रावत जी ने पूरे के पूरे हरिद्वार के तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाने का काम किया, उन्हें नकारा, निकृष्ट और निकम्मा बोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के कांग्रेसी कांग्रेस को वोट नहीं करते। और मैं सोचता हूँ इससे बड़ा आरोप पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरे हरिद्वार कांग्रेस के लिए एक तरह से उन्होंने सबको गद्दार की लिस्ट में खड़ा कर दिया। तो मैं सोचता हूँ हरीश रावत जी खुद डरे सहमे हुए हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन और उपवास का ये जो एक सुनियोजित स्पॉन्सर ड्रामा है, ये कांग्रेस का उपवास नहीं बल्कि हरीश रावत जी का उपवास है। और बड़ी बात ये है कि अगर 6 तारीख को उपवास की बात कर रहे हैं, यदि कांग्रेस का उपवास है तो इस उपवास में प्रीतम सिंह जी भी आए,
इस उपवास में यशपाल आर्य जी भी हैं, इस उपवास में गोदियाल जी भी हैं, इस उपवास में आपके महाराज जी भी हैं। और जब मालूम पड़ेगा कि उपवास कांग्रेस पार्टी का उपवास है या हरीश रावत जी का उपवास है, ये वर्चस्व की मात्र लड़ाई है। और जिस तरह से अभी राजीव गांधी जी का जिक्र आया था बीच में, तो राजीव गांधी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बड़ी बात बोली थी और स्वयं ही अपनी सरकार के ऊपर ही उंगली उठाने का काम किया था कि कांग्रेस की सरकारों में 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 10 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि 90% का जो भ्रष्टाचार उन्होंने खुद स्वीकार किया था। मैं सोचता हूँ कांग्रेस का ये जो कल्चर है, जो कांग्रेस का चरित्र है, वो कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो खुद स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की से भरी पार्टी है। और कांग्रेस के जितने बड़े नेता अभी विगत दिनों अपनी पार्टी को अलविदा बोलते हुए पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पार्टी छोड़ के पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप तो ये बताइए कि चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति भाजपा ने तैयार की है? अब 6 तारीख को जो है धामी जी को एक चुनौती देते हुए नजर आएंगे हरीश रावत जी। हालांकि मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी जुड़ी है, बहुत देर से बात सुन रही है। सुनीता जी, किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस कहीं दूर से दूर तक ठहर नहीं रही है, विपक्ष कहीं दूर से दूर तक ठहर नहीं रहा है। और पंचायत का चुनाव आप होने दीजिए, बिल्कुल एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे पंचायत पर हम लोग कब्जा करेंगे। और मैं सोचता हूँ एक बड़ी विजय के साथ हरिद्वार का पूरी पंचायत भारतीय जनता पार्टी में होगी। चलिए, आपने जीत की घोषणा भी कर दी। हालांकि यहाँ पर आरक्षण के चलते तारीखों को बढ़ाया जा रहा है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ी आम आदमी पार्टी से। उमा जी, क्या कहेंगी? चुनावों की जो तिथि है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही और संजीव जी ने जीत की घोषणा भी कर दी। से बीजेपी इस समय चुनाव को पीछे कर रही है, उसमें साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों के लिए और वक्त चाहती है। जिस तरीके से मदन कौशिक जी को अचानक उनके कार्यकाल पूरा होने के 3 महीने पहले हटा दिया गया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से बाहर हम फेंके गए, तो जिस तरीके से उनको हटाया गया वो भी साफ जाहिर होता है। क्योंकि बीजेपी सबसे कमजोर अगर कहीं है पूरे प्रदेश में तो हरिद्वार में है। और पूरे चुनाव में संजय गुप्ता जी हो, यतीश्वरानंद हो, सभी ने खुलकर मदन कौशिक जी ऊपर ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने जानबूझकर हमारी सीटें यहाँ पर हरवाई हैं और 11 में से शायद 5 या 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस वहां पर मजबूत है। बीजेपी को इस समय हरिद्वार का चुनाव लड़ने के लिए एक वक्त, एक तैयारी की जरूरत है। उसी तैयारी के मद्देनजर इन्होंने मदन कौशिक जी को अचानक हटाया है और उसके बाद ये चुनाव के डेट को थोड़ा सा और पीछे करेंगे ताकि इनके कार्यकर्ताओं और संगठन को चुनाव की तैयारियों के लिए वक्त मिल जाए। कांग्रेस की जो बात है वो कहीं ना कहीं मैं हरीश रावत जी की बात को मैं जायज ठहराती हूँ कि जिस तरीके से वो आवाज उठा रहे हैं कि भाई जो आरक्षण में जो घालमेल बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात संजीव वर्मा जी की भी सही है कि हरीश रावत जी इस समय सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ देने के लिए कांग्रेस के जो दूसरे कद्दावर जो नेतागण हैं वो उनका साथ देने के लिए सामने नहीं आते हैं। और ये कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ी फूट है, बहुत बड़ा झोल कांग्रेस के बीच में है कि हरीश रावत वहाँ अकेले कांग्रेस की जो नैया है उसके खेवर हार बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बाकी दूसरे तमाम नेता हरीश रावत जी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। और कांग्रेस की हार और कांग्रेस की टूट का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह जो है वो बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पंचायत चुनाव हरिद्वार में जीतना बीजेपी के लिए बड़ी नाक का सवाल है और इसीलिए उन्होंने मदन कौशिक जी को हटाकर जो नए कमांडर उन्होंने अपने स्थापित किए हैं। मैं देखती हूँ कि हरिद्वार में कितना बीजेपी किस तरीके से और किस बहुमत के साथ जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल, ये दिलचस्प होगा देखना। लेकिन सबसे पहले जो तारीखें हैं उस पर ही मंथन चिंतन जारी है और हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जुड़े हैं। सूरज जी, क्या कहेंगे? जहां पर उमा जी कह रही है कि अंदरूनी कलह है, ये आरोप बीजेपी भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। हरीश रावत अकेले क्या कर लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से उपवास की बात करें, लाल कुआं सीट हारने के बाद जिस तरीके की निराशा देखी गई कार्यकर्ताओं में, और उसके अलावा जो शीर्ष नेतृत्व हरिद्वार की हम बात करें, जिस तरीके से जो चुनाव लड़े गए विधानसभा, उसके बाद
कार्यकर्ताओं में आपस में ही सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है। अब एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं हरीश रावत, कितना समर्थन मिलता नजर आ रहा है? हालांकि आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि अभी उनको समय चाहिए, या फिर जो अपना सक्षम नेतृत्व है उसको वहां पर किस तरीके से फिट किया जाए, इसको लेकर तारीखों को लंबित किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। लेकिन आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए सुनीता जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस में सिर्फ उटब्बल है जी। अरे, अपना घर देखने के बजाय दूसरे के घर में ताका झांकी करना बंद करें। आप ये बताएं कि इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को समय रहते समय से पूर्व क्यों बदल दिया? जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी सत्ता में आई है, जिन मुख्यमंत्री के चेहरे के नेतृत्व में पार्टी सत्ता में आई है, उनको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब धामी जी चुनाव हार गए उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मदन कौशिक जी चुनाव जीतने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष से उनकी छुट्टी कर दी जाती है। उन पर एक विधायक ने खुलेआम आरोप लगाया हरिद्वार के कि इन्होंने गुटबाजी की है, पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। क्या ये बता पाएंगे कि ये जो पार्टी हाईकमान ने, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने जो कमेटी गठित की थी और उसकी जो रिपोर्ट थी, क्या उस रिपोर्ट के आधार पर जो है मदन कौशिक जी को हटाया गया? और देखिए, जो पार्टी में इस तरह की बातें करते हैं उनसे जरा ये पूछिए कि आपके मंत्री को, पूर्व मंत्री को किसने ये अधिकार दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जो है इसके लिए प्रत्याशी हूं? आप अभी तक हरिद्वार में जिला पंचायत की सीट का आरक्षण नहीं हुआ और वो पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं। यदि हमने, कांग्रेस ने पहले भी कहा है कि यदि ओबीसी सीट जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो है रिजर्व की जाती है तो निश्चित तौर पर यह समझा जाएगा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, नियमों की धज्जी उड़ाई गई और मन मुताबिक जो है, मन मर्जी के अनुसार यहाँ पर जो है आरक्षण तय किया गया है। तो ये केवल और केवल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पंचायतों की मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से पंचायतों को मजबूत करने के का इनका कोई इरादा नहीं है। ये केवल और केवल जो है सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस कहीं डरी हुई नहीं है। कांग्रेस का जन्म जो है संघर्षों से हुआ है। हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं और ये काले नजर आ रहे हैं, अपनी जमीनी जो सियासी जमीन है वो तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सुनीता जी, व्यक्ति संघर्ष करेगा, जनता उसको देखेगी तो निश्चित तौर पर जनता आकलन करेगी। कांग्रेस के नेता पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है मैदान में है, तो इसलिए जो है निश्चित तौर पर संघर्ष करना पड़ेगा। अब इस संघर्ष में इनको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? ये तमाम लोग जो है कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं राजीव जी पर। राजीव जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि केंद्र से मिलने वाला धन पंचायतों तक जाते जाते सिमट जाता है, बीच में जो है फिल्टर हो जाता है। और आज हमें खुशी है कि राजीव जी का जो सपना था कि पंचायतों में सीधा धन जाना चाहिए, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और आज तमाम, चाहे वो हमारी जिला पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, सीधा केंद्र से मिलने वाला धन सीधे ग्राम पंचायत के खातों में आता है। ये राजीव जी की देन है, ये राजीव जी का सपना है। परंतु हम चाहते हैं कि जो राजीव जी का सपना था कि पंचायतें सशक्त हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता पर एक व्यक्ति काबिज न हो, बल्कि सत्ता में जो है आम आदमी की सत्ता में भागीदारी हो, और वो भागीदारी केवल और केवल पंचायतों के माध्यम से हो सकती है। पंचायतों को सशक्त किए बिना हम आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है व्यक्तिवादी रही है। एक सूरज जी, एक बात संजीव वर्मा जी ने कही कि जब हरीश रावत जी की बातचीत धामी जी से होती है, जब वो उनसे सहज मिल सकते हैं, तो फिर आखिर क्यों ये सियासी ड्रामा करने की आवश्यकता क्यों है कि धामी जी के बंगले के सामने जाएंगे, वहां पर उपवास करेंगे? और इसको लेकर कितनी एकजुटता यहाँ पर कांग्रेस में नजर आ रही है अगर उत्तराखंड की कांग्रेस की बात करें हम तो?
सुनीता जी, अगर मुख्यमंत्री जी इतने सदाशय हैं जी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को भी हरीश रावत जी को फोन करके पूछ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को या अन्य जो हमारे विपक्षी दल हैं इनको कहां कहां पर आपत्ति है। अगर आप खुले मन से शासन करना चाहते हैं, अगर खुले मन से पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं, तो आइए बुलाइए, आप विपक्ष के लोगों को बुलाइए कि कहां पर दिक्कत है, आपकी क्या आपत्तियां हैं। परंतु सरकार जब सुनेगी नहीं तो विपक्ष के पास केवल और केवल जो है सड़क का रास्ता बचता है कि हम सड़क के अंदर जो है, सड़क के ऊपर जो है आंदोलन करें, जनता की आवाज को उठाने का काम करें। ये हमारा कर्तव्य है और हम इसको करेंगे। जी संजीव वर्मा जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से बात की जा रही है 6 तारीख को उपवास रखकर, क्योंकि एक समय हमने अभी लगातार ये भी देखा सत्याग्रह कांग्रेस अपना रही है, अब यहाँ पर उपवास रख के एक बार फिर गांधी जी का ही रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। इसको लेकर अब क्या कुछ बीजेपी की तरफ से रणनीति होगी? क्योंकि ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि आरक्षण को की आड़ में बीजेपी जो है अपनी गोटियां कहीं ना कहीं साधने के लिए लगी हुई है, या यूं कहा जाए कि अपने जो प्रत्याशी हैं उनको सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव की जो तिथि है उसको बढ़ाया जा रहा है। सुनीता जी, सबसे पहले तो कांग्रेस का ये जो आरोप है पूरी तरह से मिथ्या आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव की तारीखों को पीछे करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का इस तरह का कोई भी ना तो इरादा है, ना इस तरह का कोई काम होने जा रहा है। ये कांग्रेस का सर ये बता दीजिए तिथियों का ऐलान कब तक होने वाला है? बहुत जल्दी हो जाएगा मैडम जी, बहुत जल्दी ऐलान हो जाएगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास इस समय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का ये टोटा पड़ा हुआ है, सभी लोग डूबते जहाज को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, उस सारी चीजों से हताश, परेशान और एक तरह से डिमोरलाइज होते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार अनर्गल बयानबाजी पर तुली हुई है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस के पास है तो केवल झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और झूठ की राजनीति करना। पिछले 5-6 दशकों से जिस तरह से ये लोग कभी किसान की बात करते रहे, कभी गरीब की बात करते रहे, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। गरीबी तो ये लोग कभी हटा नहीं पाए, लेकिन इन्होंने गरीबों को हटाने का जरूर काम किया। किसान की बात करते रहे, किसान की को उसकी जो हालत थी उसकी हालत और बद से बदतर करने का काम किया, बद से बदतर करने का अरे भैया, जब एक्चुअल कोई परिस्थिति की बात आती है तो आपके मिर्ची क्यों लग जाती है? एकदम से क्यों मिर्ची लग जाती है? क्यों? आप बताइए, आप बताइए ना, की बात न करें जो आपने अच्छे दिन लाने की बात की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, सबके अच्छे दिन है, सबके अच्छे दिन है। केवल कांग्रेस और गांधी परिवार के अच्छे दिन नहीं है। आप अच्छे दिनों की बात करते थे, अच्छे दिन आए कि नहीं आए, क्या काला धन विदेशों से आया कि नहीं आया? आप इधर उधर की बात मत करिए ना, आप पंचायतों पर बात करिए कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव कब कराने जा रहे हैं, और जो आरक्षण से लोगों की आपत्ति है, जो परिसीमन पर आपत्ति है, क्या उनका जो है न्यायपूर्ण तरीके से खुले मन से जो है सुनवाई होगी, केवल का निष्कारण किया जाएगा। और गांधी परिवार के अच्छे दिन नहीं है, और अगले 20-25 सालों तक कांग्रेस और गांधी परिवार के गांधी परिवार का तो आप ऋण नहीं उतार सकते, जितनी कुर्बानी गांधी परिवार ने देश के लिए करी है। अभी 20-25 सालों तक आपको ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को थोड़ा बचा के रखिए, थोड़ी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को थोड़ा बचा के रखिए, अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए। अभी काले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ लेंगे। ये कांग्रेस का ब्लड है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ब्लड है, ये आंदोलनकारी लोगों का है। ये अंग्रेजों से नहीं डरे तो आप लोगों से क्या डरेंगे? करेंगे संघर्ष। जनता जब तक चाहेगी तब तक संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने से हमारा मौलिक अधिकार है, हमको कोई रोक नहीं सकता।
बिल्कुल बिल्कुल संघर्ष की राजनीति बिल्कुल देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए उत्तराखंड में सियासी उठापटक जारी है और इस बीच हरिद्वार की जो सीट है यहाँ पर हरीश रावत की एंट्री ने एक बार फिर सियासी पारा जो है इसको उबाल पर ला दिया है। उमा सिसोदिया जी क्या कहेंगी? हरीश रावत जी की हताशा पहले नजर आई लेकिन अब वो एक बार फिर सक्रियता से नजर आ रहे हैं। सुनीता जी अभी मेरे भाई नेगी जी ने कहा कि भारत के लोगों को काला अंग्रेज बोला। जिस तरह से अभी इनके नेता सदन लोकसभा में अधीर रंजन जी ने हमारी राष्ट्रपति जी का इतना एक जबरदस्त अपमान करने का और अनादर करने का काम देश के सामने किया। मैं सोचता हूँ उसी श्रेणी में आज ये भी खड़े हो गए। आप अपने मंत्री केंद्रीय मंत्री से तो पूछिए, वो महामहिम के आगे श्री नहीं लगाते, श्रीमती नहीं लगाते, महामहिम नहीं लगाते। चलिए सूरज सिंह नेगी जी, संजीव वर्मा जी, इस मुद्दे पर हम पहले बहस कर चुके हैं और निश्चित तौर पर भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक परिदृश्य में भाषा का उल्लंघन करना आम बात हो गई। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। उमा जी समय की थोड़ी कमी इसलिए मैं आपके रुक नहीं कर पाऊंगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से, शुक्रिया सर। और संजीव वर्मा जी बीजेपी से, वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तराखंड में हरीश रावत की एंट्री अब हरिद्वार जिला पंचायत के चुनावों में देखी जा रही है और उनका मानना है कि जिस तरीके से आरक्षण की आड़ में बीजेपी समय ले रही है और समय इसलिए ले रही है क्योंकि अपने सक्षम नेतृत्व वाले जो चेहरे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको समय मिल सके साधने के लिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, तय समय सीमा में ही पंचायत चुनाव किए जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 अगस्त की तारीख को जब हरीश रावत पहुंचेंगे धामी सरकार को चुनौती देने, यूं कहें उपवास के वजह से अपनी जो एक उपस्थिति है वो दर्ज कराने, लेकिन इस बीच कांग्रेस का कितना समर्थन मिल पाता है हरीश रावत को, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आपका सदन में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।